नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी में कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने कहा कि यह मेला कोई सामान्य मेला नहीं, यह एक ऐतिहासिक मेला है। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश में चल रहे कामों के बारे में बताया और सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। भाइयों बहनों, वीर माधव सिंह भंडारी जी ने अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए मेहनत से, लगन से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने परिश्रम से, त्याग से जो हमको मार्ग दिखाया था, जो एक रास्ता दिखाया था, आज हमारी सरकार भी उसी मार्ग पर चलकर प्रदेश के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित कर रही है। आज प्रदेश के अंदर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज हर प्रकार से इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। जगह जगह पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में देवप्रयाग संगम पर श्रद्धालुओं के लिए 2 पुलों का निर्माण किया गया है, जिससे यात्रा में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। विधायक जी लगातार इस काम के लिए प्रयासरत रहते थे। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां काम हो रहा है, वहीं जनपद टिहरी में 170 किलोमीटर के क्रॉस बैरियर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि हमारे वाहन चालकों को और वाहन में बैठने वालों को, यात्रा करने वालों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मोयाल गांव में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के भीतर 18 मीटर का बैली ब्रिज भी स्थापित किया गया है। पर्यटन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु चंबा मसूरी मोटर मार्ग पर थानधार कौडिया इको टूरिज्म जोन विकसित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देगा, व्यापार को बढ़ावा देगा। एक और जहां टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के साथ ही झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार द्वारा पलायन को रोकने के लिए प्रदेश में नौकरियों का सृजन करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं नमन करना चाहता हूं अपनी मातृशक्ति को, अपनी माताओं बहनों को, जो आज बहुत सारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजन कर रहे हैं, जहां अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं, रोजगार को बढ़ा रहे हैं, वहीं अनेक लोगों को आज रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। आज हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उसकी मांग आज पूरी दुनिया में और देश के अंदर होने लगी है। अच्छे ब्रांड बनाए जा रहे हैं, अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई के हो, चाहे वो खाने के हो, चाहे हस्तशिल्प के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में आज एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। लोगों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से हमने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मधु उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती हो या होम स्टे हो, इन सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए, सदृढ़ बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हमने 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिए जाने का प्रावधान किया है। आप लोगों को जहां मैं देख रहा हूं, इस पूरे आज इस महोत्सव में बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहां आई हुई हैं। मैं देखूं तो इसमें से कम 70 से 80% संख्या माननीय विधायक जी हमारी बहनों की है। और मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज प्रदेश के अंदर
हमने 1 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने में सफलता प्राप्त की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है, इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड जो लॉन्च किया था, उसके माध्यम से आज हमारे उत्पादों को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर हमने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, निकाय चुनाव में बीजेपी का प्रचार अभियान आज से शुरू। बीजेपी ने चुनाव प्रसार तेज करने के लिए रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद की जनसभाएं होंगी। मंत्रियों की विभिन्न निकायों में जनसभाएं की जाएंगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि प्रचार प्रसार तेज करने के लिए रणनीति बनाई गई है और मंत्रियों की विभिन्न निकायों में जनसभाएं की जाएंगी। निकाय चुनाव में भाजपा का प्रचार अभियान आज से शुरू हो गया है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे और भाजपा ने निकाय चुनाव में प्रचार तेज कर दिया। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, अब ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी का प्रचार प्रसार अब रफ्तार पकड़ेगा। किसको किसको ये जिम्मेदारी दी गई है, कौन कौन जनसभाएं करेगा? जिस तरीके से नगर निकाय का चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरीके से कहना कहीं बीजेपी अपना जो प्रचार प्रसार है उसको बढ़ाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक बैठक की गई है और जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर सांसद हो या मंत्री हो, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि जो नगर निकाय के चुनाव में जो है प्रत्येक बूथ पर जाकर कहीं ना कहीं जो जनसभाएं हैं वो करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही बैठकें भी लेते हुए नजर आएंगे। और देखेंगे कि प्रचार प्रसार अधिक हो, इसके लिए तमाम हथकंडे कहना कहीं बीजेपी अपनाती है और लगातार अपने जो बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रचार प्रसार में लगाती है। वहीं अब एक जिम्मेदारी कहना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली है कि वो भी कहना कहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर जो 11 निकाय हैं उन 11 निकायों में जाकर सभी में कहना कहीं अपना प्रचार प्रसार, जनसभाएं और रैलियां निकालने का काम करेंगे। और इसके साथ ही जो मंत्री हैं, तमाम मंत्रियों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके साथ ही मंत्रियों के साथ साथ जो सांसद हैं, उत्तराखंड के 5 सांसद हैं, 5 सांसदों को भी कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो भी कहीं ना कहीं नगर निकायों में जाकर अपने मेयर के पक्ष में, अपने पार्षदों के पक्ष में कहीं ना कहीं अब जो पूरी जनसभाएं हैं वो करते हुए नजर आएंगे। धनराज, एक तो पहले जो है प्रत्याशियों का चयन करना, फिर इसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना, उसके बाद फिर नामांकन करना, अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब चुनाव प्रचार प्रसार का समय आ चुका है। अब स्ट्रेटजी वर्क करेगी जो पार्टी जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएगी, प्रत्याशी उस पर अभियान शुरू करेंगे। चूंकि हम बीजेपी के बारे में जानते हैं कि बीजेपी की स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि वो फिर उसका काट निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। तो बीजेपी की क्या कुछ स्ट्रेटजी है, किस तरह से प्रचार प्रसार अभियान में बीजेपी उतरने जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सीएम, देखिए बीजेपी की जो प्रचार प्रसार करने की तकनीकी है वो एक अलग ही होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं या अन्य माध्यम से कहीं, तमाम माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती है और तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी भी दी जाती है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं सभी मंत्री हो या सांसद हो या फिर कहा जाए जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हो, सभी को कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो किस तरीके से प्रत्येक बूथ में जाएंगे और किस तरीके से जनसभाओं करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि अधिक से अधिक जो बोर्ड है वो बीजेपी के बन सके। लेकिन वही देखिएगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बनाती है और कांग्रेस ने भी वो रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि जो बीजेपी है, बीजेपी के पास कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं या प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं जनता को गिनवाने का काम करते हैं और उसके बलबूते पर कहीं ना कहीं वोट पाने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल इसके विपरीत है और कांग्रेस जो सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियां हैं उनकी कुनीति गिनवाने का काम जनता को करती है। और लेकिन देखिएगा कि जनता जनार्दन है, अब वो देखने वाली बात होगी कि जनता किसके पक्ष में वोट सकती है। धनराज, चूंकि बीजेपी की तैयारी तो है ही, मतलब सांसद हो, मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, सबको मैदान में उतार दिया गया है। वहीं अगर कांग्रेस की रणनीति की बात की जाए तो कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति और वो किस तरह से मैदान में उतर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है? आप तो जमीन पर हैं इसलिए आपको ज्यादा हकीकत पता होगा।
बिल्कुल सीएम, देखिए जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों को और विधायकों को उतारने का काम करती है, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाती है और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा, वो एक रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से वो प्रचार करें। और हमने कल देखा कि कल जो प्रत्याशी देहरादून से चुने गए हैं उनको वो कल कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे और सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है और सभी से आह्वान भी किया है कि वो जनता के बीच जाए और उनका प्रचार प्रसार करें। और अब देखिएगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास भी जो विधायक है या फिर कहा जाए जो पूर्व विधायक है, मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरीश रावत, अच्छा कद उनका उत्तराखंड के अंदर माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जो वरिष्ठ नेता है हरक सिंह रावत, वो भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और कई दिग्गज नेता ऐसे कांग्रेस के पास भी हैं कि जो भी जो प्रत्येक बूथ में जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कौन ज्यादा दमखम दिखा पाता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं आमने सामने मानी जाती है, दोनों की ही टक्कर प्रत्येक सीट पर मानी जा रही है। ठीक, धनराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां विपक्षी दल कांग्रेस कोर्ट जाने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि कई निकायों में नामांकन रद्द करने के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है और इसके साथ ही नामांकन हुए वहां निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन भी देगी कांग्रेस। आपको बता दें कि देहरादून को हरबर्टपुर नगर पालिका, हरिद्वार के मंगलौर नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो चुके हैं और नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस में नाराजगी है इसको लेकर, इसलिए अब कांग्रेस कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। तो कांग्रेस जो है अब कोर्ट जाने पर विचार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार नामांकन रद्द करने के विरोध में थी और लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि शासन प्रशासन वो सरकार के दबाव में काम कर रही है और इसी वजह से प्रत्याशियों के नामांकन को खारिज कर दिया गया। अब कोर्ट का रुख करेगी कांग्रेस, ऐसा कहा जा रहा है कि कोर्ट जाएगी इस पूरे मामले को लेकर और जहां नामांकन रद्द हुए हैं जिस जगह पर उनको लेकर के कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नामांकन रद्द हुए निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन भी कांग्रेस देगी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर देहरादून से जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से नामांकन रद्द हुआ इसके बाद फिर खूब हो हंगामा हुआ, कहा गया कि भाई प्रशासन जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है, लेकिन अब इसमें जो ट्विस्ट आया है कि कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, कितनी सच्चाई है और क्या कुछ कांग्रेस का अगला प्लान? देखिए, कांग्रेस का जो विधि विभाग है वो इस विषय पर विचार विमर्श करने में जुटा हुआ, मंथन यहाँ पर चल रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशियों के ये नामांकन निरस्त करने का काम यहाँ पर हुआ है, ये कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से या जो रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा जो नामांकन पत्र निरस्त करने का काम किया गया, उससे कांग्रेस काफी आक्रोशित नजर आ गए और यही वजह है कि इन सब चीजों पर जो तकनीकी जो पहलू है उन सब पहलुओं को जानने का काम कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और अब कांग्रेस जल्द ही उस विषय में मंथन यहाँ पर करेगी। साथ ही कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस की रणनीति अपनी बी रणनीति के तहत चलने का काम यहाँ पर कर रही है, यानी जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो जिताऊ कैंडिडेट इस समय संभावना जिसकी यहाँ पर सबसे ज्यादा लग रही है और सत्ताधारी दल के प्रत्याशी को मात यहाँ पर दे सकता है, उसको समर्थन देने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो अब ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव का जो रण है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रयास यही है कि आने वाले दिनों में जब निकाय चुनाव दिसंबर होगा और मतदान की तैयारियां, मतदान के लिए समय कम बचा होगा, तो फिर कांग्रेस उन सब चीजों को बुलाने का काम यहाँ पर करेगी जो सत्ताधारी दल के लिए इस मुसीबत यहाँ पर बन सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि कोर्ट में भी एक कांग्रेस के जो विधि विभाग है वो लगातार उस विषय पर बातचीत यहाँ पर कर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, सतर्क है और जल्द ही बड़े निर्णय कांग्रेस की तरफ से लिए जा सकते हैं। जी अब जिस तरीके से अब कांग्रेस कह रही है कि भाई हम निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, यानी कि कांग्रेस एक बात तो ठान चुकी है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को एज नहीं दिया जाएगा इस निकाय चुनाव में, इसलिए जो है जो निर्विरोध खड़े हो रहे हैं, माफ करिएगा, जो निर्दलीय चुनाव खड़े हो रहे हैं उनका सपोर्ट किया जाएगा और दूसरी तरफ हाईकोर्ट में इधर घेरने का प्रयास किया जाएगा बीजेपी का। यही स्ट्रेटजी कांग्रेस की? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से इस चुनाव को निष्क्रिय नहीं होना देना चाहते। जिन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है उन सीटों पर भी निर्दलीय प्रत्याशियों को अपना समर्थन देकर चुनाव को और जिंदा करने का काम कांग्रेस से यहाँ पर किया जाएगा, ताकि चुनाव मजबूती के साथ हो, एक तरफा चुनाव ना हो। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात है जो आसान चीजें यहाँ पर की जा सकते वो यही है,
आने वाले दिनों में कांग्रेस हर उस चीज को अपनाने का काम इस चुनाव में करेगी जिससे चुनाव को जीतने का काम यहाँ पर हो सके। और अभी तक के प्रयासों में कहा जा सकता है कि कांग्रेस काफी हद तक सफल भी रही है। और अभी रणनीति यह है कि जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो नामांकन रद्द हुए उस पर विधिक राय यहाँ पर ली जा रही है। जैसे उससे अंतिम राय यहाँ पर बन पाएगी तो कांग्रेस कोर्ट के शरण में जाने का काम करेगी और इन पर चीजों रहने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। जी अबे एक तरफ तो ये लड़ाई चली रही है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है भाई ये प्रचार प्रसार का अभियान भी शुरू होगा। इधर बीजेपी ने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम सांसदों को लगा दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? जमीन पर लड़ाई जो है टक्कर में दिखाई दे रही है, कहां पर दिखाई दे रही है, क्या कुछ तैयारी चल रही है कांग्रेस की तरफ से? पार्टी के सभी जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री यहाँ पर हैं, उन सभी को चुनाव में यहाँ पर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी यहाँ पर होती है। और पार्टी इस तरह हर चीज को करना चाहती है जिससे चुनाव को काफी दिलचस्प यहाँ पर बनाया जा सके। और ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस चुनाव को के लिए बीजेपी सरकार की जो नाकामियां, उन नाकामियों को प्रमुखता के साथ उठाने का काम यहाँ पर कर रही है। और अभी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस उन सब चीजों पर चुनाव प्रचार के लिए जो चुनाव के जो प्रमुख हथियार यहाँ पर हो सकते हैं, सरकार की जो नाकामियां यहाँ पर हो सकते हैं, उनको उठाने का काम यहाँ पर करेगी। और उसके लिए पार्टी का बाकायदा एक समिति का गठन है जो चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उन सब चीजों को देखने का काम करेगी। जी ठीक, अभय बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां भूधसाव से प्रभावित बगुड़ा नगर में दूसरे दौर का सर्वे शुरू हो गया है। जिस भू वैज्ञानिकों की टीम द्वारा ड्रिलिंग रिग तकनीकी की मदद से जमीन के भीतर ड्रिल करके 30 मीटर नीचे से सैंपल निकाला जाएगा। साथ ही सैंपल को इकट्ठा कर आईआईटी रुड़की को भेजा जाएगा, जिसके बाद बगुड़ा नगर के ट्रीटमेंट के लिए योजना बनाई जाएगी। और ड्रिलिंग कर जो कंपनियां ड्रिलिंग कर रही हैं उनके अधिकारियों का कहना है कि सर्वे में 8 से 10 दिन तक का समय लग सकता है, जिसमें धीरे धीरे जमीन के भीतर ड्रिल की जा रही है। पिछले 2 सालों से अधिक समय से बगुड़ा नगर में भूधसाव हो रहा है, जिससे यहां निवास कर रहे 38 परिवार इससे प्रभावित हो गए। यहाँ पे क्रेक हुआ है, उसकी जांच को लेकर किया जा रहा है। और ये इस चीज को बताएगा, ये जो हम पेश कर रहे हैं सॉइल इन्वेस्टिगेटर, ये इस चीज को बताएगा कि यहाँ पे क्रेक क्यों आए। और इसके ड्रिलिंग से हमें ये पता चलेगा के दौरान कि हम ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें कि वापस से ये क्रेक जो हो रहा है वो ना। हम उसके लिए ये काम कर रहे हैं और ड्रिलिंग का कार्य शुरू है। और ये ड्रिलिंग कंप्लीट होने के बाद इसका सारा सैंपल हमारे लैब को जाएगा और टेस्टिंग होने के बाद इसका रिपोर्ट हम यूएलएमएमसी को सौंपेंगे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश भर में चल रहे नगर निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के बाद सूबे की नगर पंचायत नानकमत्ता से बीजेपी के लिए खुशखबरी। और इस सीट पर बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी प्रेम सिंह टूना निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी का प्रदेश में मतदान से पहले ही खाता खुल गया है। हम आपको बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशियों में से कांग्रेस प्रत्याशी का बुधवार को नामांकन पत्र आपत्ति के बाद निरस्त कर दिया गया था। निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार ने बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह टूना के पक्ष में अपना नामांकन वापस ले लिया। इस नगर निकाय चुनाव में नानकमत्ता नगर पंचायत में हमारे प्रेम सिंह टूना जी को आज निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यहाँ की जनता की ओर से, यहाँ के सभी पूर्वजन नागरिक की ओर से मैं सबसे पहले तो प्रेम सिंह टूना जी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और जिस तरह से इनका आचरण रहा है, जिस तरह से इनका स्वभाव रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये नगर पंचायत नानकमत्ता, विधानसभा नानकमत्ता हमारी विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रही है। मैं पिछले वर्ष जब विधायक रहा तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा बहुत सारी घोषणाएं जो की गई थी, उन घोषणाओं पर लगातार काम हो रहे हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। जब कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे तो 1-2 लोग हमारी पार्टी के थे, उन्होंने निर्दलीय प्रस्ताव दाखिल किया था। और माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और उनके
उनके शैली से प्रसन्न होकर 2 लोगों ने पर्चा जो वापस किया है, तो मैं सबसे पहले तो उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चले, एक अच्छा जो छोटी सरकार है हमारी नगर निकाय की, ये आगे तरक्की करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तब तक तो जनता की सेवा ही है मेरी। पहले 5 वर्षों से हम लोग नगर के विकास के लिए काम करते हैं और आगे भी मैं नानावता नगर की सारी जनता को आश्वासन देता हूँ कि पिछले 5 वर्षों से बढ़कर तो हम सरकार में हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में नानावता के विकास के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले 5 सालों में नानावता नगर एक मतलब अच्छे शहर के रूप में उभरे, जिसकी जैसे नानावता साहब नाम से पहचान तो है ही हमारी, और एक सौंदर्यीकरण भी हो और सुंदर शहर बने हमारा, इसके लिए हम प्रयास। तो निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के बाद नाम वापसी का दिन रहा, जहां विकास नगर पालिका चेयरमैन पद पर एक नाम वापसी और एक नाम निरस्त होने के बाद महज 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हुए हैं, जबकि विकास नगर पालिका के 11 वार्डों में 6 प्रत्याशियों के नाम वापसी के बाद 31 प्रत्याशी बचे हैं। वहीं यहां के वार्ड 11 से नाम वापसी के बाद पूजा को निर्विरोध सभासद चुन लिया गया है। हरबर्टपुर नगर पालिका में चेयरमैन पद पर 3 और 9 वार्ड में 31 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं, जबकि सेलाकुई नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर 5 और 9 वार्डों में 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि आज नाम वापसी के बाद कल यानी कि 3 जनवरी को नाम वापसी के बाद 3 जनवरी को बाकी बचे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित होना है। साथ ही आगामी 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। तो आखिर 20 घंटे के बाद लोहाघाट के अक्कल धारे के पास वाहन दुर्घटना में मारे गए चालक लीलाधर भट्टका का शव जो है बरामद कर लिया गया है। दिन भर चले कठिन रेस्क्यू अभियान के बाद चालक के शव को कैंटर से बाहर निकाला गया। अभियान में पुलिस, एसडीआरएफ, फायर टीम, आईटीबीपी के साथ साथ स्थानीय युवाओं की भूमिका बेहद सराहनीय रही। एसपी चंपावत अजय गणपति ने खुद मौके पर जाकर जरूरी दिशा निर्देश दिए, जबकि हाइड्रा क्रेन वाहन को उठा नहीं पाई, जिसके बाद क्रेन कुप्पी की मदद से वाहन को पलटा गया और एसडीआरएफ ने वाहन के दरवाजे काटकर वाहन को अंदर बुरी तरीके से फंसे शव को बरामद किया। एक कैंटर हमारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ये अक्कलधारा के पास, शिवालय के पास, और इसमें कल ही जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल पुलिस, एसडीआरएफ और संबंधित विभाग यहाँ मौजूद आ गए थे, और जिसमें एक को कल ही हमें रेस्क्यू कर लिया गया था। इनका नाम था सोनू राय, उसका नाम था, तो उनको कल रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टीप उसमें फंसी हुई थी, इसलिए चालक का शव उसमें बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था, तो रात अत्यधिक हो जाने के कारण ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा हमें स्थगित करना पड़ा। आज सुबह से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगा था, जिसमें हमें आईटीबीपी द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया गया, स्थानीय लोगों द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया, क्योंकि दुर्घटना ऐसी जगह हुई थी जिसमें कि मैनुअल और एज वेल मैकेनिकल दोनों मशीनों के द्वारा हमारा जो मदद ली गई, उसके द्वारा हमें ट्रक को पलटा किया गया, तब जाके हमें कटर की सहायता से हम आज ड्राइवर को रेस्क्यू कर पाए। रात 9:30 बजे ये ट्रक गिरा था यहाँ पर, और इसमें हमने कल रात ही जो है एक और आज सुबह हमने पुनः ये रेस्क्यू चला दिया था। 6:30 बजे से मैंने अपना समस्त रेवेन्यू स्टाफ यहाँ पर भेज दिया था। तत्पश्चात सभी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन सभी लोग हम यहाँ पर मिले रहे और प्रयास कर रहे हैं, और आईटीबीपी के सहयोग से चेन कुप्पी वगैरह करके गाड़ी को पलटा के हमने चालक की बॉडी को रिकवर कर लिया है, और पुलिस प्रशासन इसकी विधिक कार्रवाई कर रहा है, और सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और पब्लिक का भी अच्छा सामूहिक प्रयास से बहुत जल्दी हमने ये जो है प्रयास जो है बॉडी रिकवर कर। खबर देहरादून से है, जहां ठंड बढ़ने के साथ ही अब कोहरा भी बढ़ चुका है। आपको बता दें कि तीर्थ नगरी हरिद्वार में शीतलहर और कोहरा देखने को मिल रहा है। आज सुबह से पूरी धर्मनगरी कोहरे के आगोश में घिरी रही और उस पर शीतलहर चलने से लोगों का जीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, और जिसकी वजह से उन्हें आग का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अगली खबर भी देहरादून से है, जहां नौकरी देने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक पीड़ित के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर 23 लाख की धोखाधड़ी की गई।
इस मामले में एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब तक कुल मिलाकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि एक आरोपी एक वेबसाइट के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने का ये काम किया करते थे और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी यानी इंटरनेशनल कंपनी का कर्मचारी बताकर वीजा और रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। फिलहाल एसटीएफ ने आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं और पूछताछ शुरू कर दी है। ये naukri.com पर नौकरी लगाने के नाम पर देहरादून के एक व्यक्ति से 22,90,000 लगभग 23 लाख की जो ठगी की गई, उस संबंध में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और 4 लोगों को 41 से CRPC का नोटिस दिया गया है और ये मुकदमा जून 2024 में लिखा गया था। इसमें टोटल 12 लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो चुकी है। अभी जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनकी कस्टडी से 2 लैपटॉप, राउटर्स और 17 मोबाइल फोन और दर्जनों सिम जो है बरामद किए गए। उनकी एनालिसिस कर रहे हैं हम। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।